बिहार बीजेपी के बड़े नेता सम्राट चौधरी को लेकर लगातार एक सवाल सबके मन में चल रहा है कि आखिर वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर बिहार सरकार में डिप्टी सीएम। एक ही पद रहना है तो कौन सा वो पद हो सकता है, क्या कुछ चल रहा है ये आपको बताएंगे। जब प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो सम्राट चौधरी के अलावा और कौन कौन से नाम हैं चर्चा में, लिस्ट में, दौड़ में, दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे बिहार में एक चर्चा ये भी है कि फिलहाल 2 डिप्टी सीएम हैं, मगर आने वाले समय में 1 डिप्टी सीएम ही रहेगा। तो इस चर्चा के पीछे क्या सच्चाई है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में थे जहां उन्होंने एक इंजीनियर से बोल दिया कि हम आपके पैर छू लेते हैं, तो इसके पीछे की क्या कहानी है ये आपको समझाएंगे। और सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सम्राट चौधरी लगातार बिहार में चर्चा में बने रहते हैं, कीवर्ड में बने रहते हैं, कभी अपनी ही पार्टी में विरोधियों की वजह से, कभी अयोध्या में मुरैठा खोलने गए उसकी वजह से, मगर फिलहाल जो एक कांस्टेंट चर्चा उनको लेकर वो है कि आखिर वो डिप्टी सीएम बने रहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष। क्या चल रहा है इसमें? देखिए, आपने कहा कि सम्राट चौधरी लगातार चर्चा में बने रहते हैं, तो चर्चा में बने रहने का मतलब ही ये होता है कि वो व्यक्ति ज्यादा लोकप्रिय है या उस व्यक्ति को पसंद करने वाले लोग हैं तो नापसंद करने वाले लोग भी होंगे, इसलिए वो चर्चा में बने रहते हैं। और इस बात को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि अभी बिहार बीजेपी के 2 इंपॉर्टेंट पद पर हैं वो। संगठन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण पद क्या होता है? प्रदेश अध्यक्ष, उस पर वो विराजमान है। और अगर आप कहें डिप्टी सीएम के रूप में तो सम्राट चौधरी वहां भी मौजूद हैं। तो संगठन और सरकार दोनों पर सम्राट चौधरी की मजबूती से पकड़ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये मजबूती बीजेपी की तरफ से, और दरअसल बीजेपी इस बात को करती रही है कि एक व्यक्ति एक पद, इसलिए ये चर्चा बहुत जोरों पर है कि आखिरकार सम्राट चौधरी रहेंगे क्या सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहेंगे या सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। क्योंकि इस बात को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि पार्टी के भीतर बड़ी सोच यह है कि कुशवाहा समाज को जोड़े रखना है, क्योंकि कुशवाहा समाज की नाराजगी का खामियाजा शाहबाद और मगध में पार्टी भुगत चुकी है, एनडीए भुगत चुकी है। इसलिए एनडीए के तमाम बड़े नेता इस बात को बहुत ही गंभीरता से समझ रहे हैं कि कुशवाहा समाज को जोड़े रखना इसलिए भी जरूरी है कि लालू प्रसाद का माई से माई कॉम्बिनेशन मजबूत ना हो सके। तो इसलिए आपने देखा कि अभी कोई राज्यसभा के चुनाव की चर्चा भी नहीं थी और उपेंद्र कुशवाहा के नाम को डिक्लेयर कर दिया गया। आपने देखा कि भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलए के लिए प्रस्तावित कर दिया गया, एमएलसी के लिए। और आपने ये भी देखा कि मनीष वर्मा जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, उनको जेडीयू ने पार्टी में औपचारिक तौर पर ज्वाइन करा निकली पूरी। मेरी बात सही नहीं, मुझे लगता है आने वाले समय में जो और कही आपकी बातें वो भी सही हो जाएंगी। तो देखिए कि एक तरफ नीतीश कुमार लवकुश का कॉम्बिनेशन मजबूत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी चाह रही है कि कुशवाहा समाज जो कि उसका वोटर रहा है बड़ी संख्या में, वो उसके साथ जुड़ा रहे। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में लिया जा रहा है। चर्चा यह भी है कि वो मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सम्राट चौधरी तो बीजेपी में बड़े नेता है ना, और चूंकि कुशवाहा समाज से आते हैं तो यादव के बाद दूसरी आबादी वाली जो जाति है वो कुशवाहा ही है, और सम्राट चौधरी उसके नेता के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी किस बात को लेकर के खुश रहेंगे उसका ध्यान तो रखा ही जाएगा। और जहां तक मेरी जानकारी है तो मैं इस बात को जान रहा हूं कि सम्राट चौधरी अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं, क्योंकि अध्यक्ष रहेंगे तो बीजेपी में स्वच्छंद रूप से काम कर पाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, और साथ ही साथ चुनाव में वो अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दे पाएंगे। जहां तक डिप्टी सीएम का सवाल है, तो जहां तक नीतीश कुमार सीएम रहेंगे तो डिप्टी सीएम के तौर पर आप उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप नीतीश कुमार पर दबाव भी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो बदले में केंद्र में नीतीश कुमार आपको समर्थन दे रहे हैं, मतलब बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए अब जब यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि आखिरकार अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष कौन होगा, इस रेस में एक और नाम बहुत तेजी से
चर्चा में है। वैसे मैं कहूं तो दो नाम बहुत तेजी से चर्चा में। कौन से? वैसे कई लोग दिल्ली में भ्रमण कर रहे हैं, बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन दो नाम बहुत प्रमुखता से चर्चा में है। इनफैक्ट कहिए तो तीन नाम। एक नाम सम्राट चौधरी का है और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी खुद अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अगर दो में से एक पद पे रहना है तो अध्यक्ष बनना चाहते हैं। दूसरा नाम जो बहुत चर्चा में है वो संजीव चौरसिया का नाम, क्योंकि संजीव चौरसिया ईबीसी से आते हैं और अगर राजनीतिक विरासत की बात करें तो उनके पिताजी भी गंगा प्रसाद बीजेपी के प्रमुख नेता होते थे। तो समझिए कि राजनीति विरासत में मिली है, ईबीसी समाज से आते हैं। ईबीसी को साधे रखना बीजेपी जरूर चाहती है, क्योंकि जिसको पचपौनिया कहते हैं वहां के लोकल भाषा में, तो पचपौनिया की संख्या बड़ी ज्यादा है और उनको साधे रखना विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए संजीव चौरसिया को अगर वहां बिठा दिया जाता है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, तो सम्राट चौधरी तो डिप्टी सीएम रहेंगे ही रहेंगे, इस बात को जान लीजिए। लेकिन सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम पद पर बने रहना नहीं चाहते हैं, ऐसा मेरे सूत्र मुझे बताते हैं, जो मेरे पास जानकारी है। सम्राट चौधरी चाहते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहें, और प्रदेश अध्यक्ष क्यों बने रहें ये हमने आपको बता दिया। अब सवाल उठता है कि पार्टी क्या तय करती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी कई जातियों को साथ लेकर के चलना चाहेगी। चर्चा जनक राम को लेकर के भी है, क्योंकि रविदास समाज से आते हैं और रविदास समाज पूरे तरीके से आप कह लीजिए, जैसे पासवान है, मांझी जी एक नेता हैं, तो एक रविदास समाज है जिसको आरजेडी जिस पर निगाहें बनाए हुई है। आरजेडी को लगता है कि उस समाज को अपने साथ जोड़ा जा सकता है, तो इसलिए यह भी चर्चा है कि जनक राम को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ईबीसी को भी साधना है और साथ साथ सम्राट चौधरी जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं उनको भी साधे रखना है। इसलिए दोनों में संतुलन कैसे बनाया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा बहुत जोरों पर है। तो अगर आप कहें कि तीन वो नाम जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के, तो उनमें एक नाम सम्राट चौधरी का है, दूसरा नाम संजीव चौरसिया का है और तीसरा नाम जनक राम का है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी हाईकमान किस पर भरोसा जताती है, किस पर विश्वास जताती है। खेलती है। जी हाँ, क्योंकि देखिए, सम्राट चौधरी जो चाह रहे हैं निश्चित तौर पर हुक्मरानों को, केंद्रीय नेतृत्व को जरूर बता चुके होंगे, लेकिन क्या केंद्रीय नेतृत्व उनको उस भूमिका में देखना चाहती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना तय है कि सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका में तो रहेंगे ही रहेंगे। वो भले ही चाहते हैं कि अगर दो में से एक मिलना है तो वो प्रदेश अध्यक्ष का पद मिल जाए, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं मिलता है तो उनको क्या मिलेगा, तो डिप्टी सीएम तो वो बने हुए हैं और हो सकता है तब डिप्टी सीएम बने रहेंगे। तो दोनों में से एक पद, जो मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है, वो वैसा संभव है। मगर इसी बीच फिर एक सवाल ये भी उठता है, जो बिहार में बड़ी चर्चा है कि बिहार एक डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले की तरफ बढ़ सकता है, जा सकता है। ये फॉर्मूला भी चल रहा है, ये थ्योरी भी चल रही है। तो ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्षी इनको नहीं मिलती है सम्राट चौधरी को, तो फिर एक डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला क्या बन सकता है, पॉसिबल है? देखिए, आपको एक बात बताएं कि बिहार बीजेपी के भीतर खास तौर पर इस बात को लेकर के बहुत चर्चा है कि दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बीजेपी को सूट नहीं कर रहा है। ये बात आप जान लीजिए। और माना यह जा रहा है कि दो डिप्टी सीएम हो जाते हैं और एक प्रदेश अध्यक्ष हो जाते हैं तो तीन तीन पावर सेंटर हो जाता है। तो सरकार और संगठन ये अनुभव क्या उत्तर प्रदेश से आया है क्या? सरकार और संगठन में सामंजस्य भी रहे, संतुलन भी रहे, इसलिए दो पावर सेंटर हो तो बेहतर होगा। बीजेपी में इस बात को लेकर के बहुत जोरों पर समीक्षा हो रही है। इसलिए मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अभी तो वर्तमान समय में दो डिप्टी सीएम हैं, लेकिन सवाल यह है कि दो डिप्टी सीएम में एक किसी को हटाते हैं तो निश्चित तौर पर उस समाज में मैसेज तो खराब जाएगा, और खास तौर पर विधानसभा चुनाव है तो उसको देखते हुए तो मैसेज खराब जाएगा, क्योंकि जातिगत पॉलिटिक्स भी करनी है, जातियों को साधना भी है। आप अगर नहीं बनाए होते और तब किसी को डिमोट करते हैं तो निश्चित तौर पर
बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप बना करके अगर किसी को डिमोट करेंगे तो उस समाज में गलत मैसेज जाएगा, गलत संदेशा जा सकता है। लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि बिहार बीजेपी को लेकर के या देश के तमाम प्रदेशों में जहां जहां बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं, इस बात को लेकर के चर्चा बड़ी जोरों पर हो रही है कि 2 डिप्टी सीएम और एक प्रदेश अध्यक्ष होने की वजह से पावर सेंटर्स कई हो जाते हैं और उसमें इस तरह का बिखराव हो जाता है कि जब चुनाव लड़ना होता है तो संगठन और सरकार में किस तरीके से सामंजस्य बने, वो सामंजस्य बन नहीं पाता है। इसलिए बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच इस बात की चर्चा जरूर है कि आखिरकार क्या एक ही डिप्टी सीएम रखा जाना चाहिए, और अगर एक डिप्टी सीएम रहता है और एक प्रदेश अध्यक्ष बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार और संगठन के बीच भूमिका के बीच संतुलन सही कायम रहेगी और पार्टी जो है ठीक ढंग से आगे बढ़ेगी। इस बात की चर्चा जोरों पर है। अगर, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर डिप्टी सीएम के तौर पर अभी सम्राट चौधरी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, तो सवाल ये उठता है कि विजय सिन्हा दूसरे डिप्टी सीएम हैं, तो क्या वो डिप्टी सीएम बने रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष ये बन जाएंगे? फिर संजीव चौरसिया का क्या होगा? ईबीसी के बीच में भी मैसेज देना है, उधर जनक राम भी दावेदारी कर रहे हैं। तो देखिए अभी बहुत तरह का झोल है, लेकिन मैं आपको ये इतना पुख्ता तौर पर कह सकता हूं कि 2 के बदले देश के कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है और 2 डिप्टी सीएम की बात है, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। पर क्या चुनाव तक बिहार में यह एग्जीक्यूट हो पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी जाति को नाराज करने की कोशिश बीजेपी करना चाहेगी। लेकिन बीजेपी कई तरह के ऐसे बोल्ड फैसले लेती है, उसके लिए जानी जाती है, कई बार वो काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है, लेकिन बीजेपी ये समझती है कि बेहतरी के लिए, पार्टी के बेहतरी के लिए ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान में नए सीएम को प्रोजेक्ट कर दिया गया, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हटा दिए गए, आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में नए सीएम आ गए, रमन सिंह का नाम चल रहा था लेकिन रमन सिंह कहीं सीन में नजर नहीं आए। तो बीजेपी नए नए प्रयोगों के लिए जानी जाती है। अब बीजेपी क्या करती है, औपचारिक तौर पर यह फैसला कब लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि यह चर्चा बहुत जोरों पर है कि आखिरकार क्यों ना 2 की जगह एक डिप्टी सीएम रहा जाए और एक प्रदेश अध्यक्ष हो, और संगठन और सरकार के बीच में बेहतर समन्वय के लिए यही 2 पद क्यों ना हो। अगर ये 2 पद रहेगा तो पार्टी के लिए भी बेहतर होगा और सरकार के लिए भी बेहतर होगा। इसलिए ये चर्चा बहुत जोरों पर है। जहां तक बिहार प्रदेश का सवाल है तो प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है, एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है, इसलिए सम्राट चौधरी एक पद पर रहेंगे, यह तय माना जा रहा है। इसलिए सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे कि डिप्टी सीएम रहेंगे, इस पर लगातार चर्चा जोरों से चल रही। बिल्कुल, जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से जो सबसे आसान फॉर्मूला नजर आता है वो तो यही नजर आता है कि प्रदेश अध्यक्ष बने रहें सम्राट चौधरी, उधर विजय सिन्हा एक डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले के साथ वो बने रहें और शांतिपूर्ण व्यवस्था से अपना चुनाव करीब बीजेपी पहुंचती रहे। मगर जो आपने दूसरी बात बोली कि बीजेपी अपने बोल्ड फैसलों के लिए भी जानी जाती है, उस लिहाज से कुछ भी नया हो सकता है। आपने 3 नाम गिनाए भी हैं तो दिलचस्प होगा देखना। और जो आपने तमाम जातियों को साधने की बात की, समीकरणों को साधने की बात की, उस लिहाज से बीजेपी क्या फैसला लेती है देखने वाला होगा। अब बात कर लेते नीतीश कुमार की। एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, इंजीनियर से बोल बैठे कि मैं तुम्हारे पैर छू लेता हूँ। क्या मामला है, आखिर उनको ऐसा क्यों बोलना पड़ा? देखिए, दीघा से दीदारगंज के बीच 21.5 किलोमीटर लंबे जेपी गंगा पथ का तीसरे चरण का लोकार्पण था और इस मौके पर सीएम पहुंचे थे। और दरअसल नीतीश कुमार ने गाय घाट से कंगन घाट के बीच 3.4 किलोमीटर लंबे जेपी गंगा पथ का बुधवार को लोकार्पण किया। अब ये समझिए कि इस दरमियान इंजीनियर के पैर छूने को बेताब दिखे, ये बात कही जा रही है। और उन्होंने कहा तेजी से निर्माण कीजिए, कहिए तो हम आपके पैर छू लेते।
अब दरअसल ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जी। आपको बता दें। दरअसल नीतीश कुमार ये कहना चाह रहे थे कि इस काम को जल्दी से जल्दी करिए, जल्दी से जल्दी करिए। इसकी बड़ी वजह यह है कि पटना सिटी की वर्षों से पुरानी जाम की समस्या का अंत हो जाएगा। जी। और आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि 2025 में चुनाव होना है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की जो कोर ग्रुप है वो चाहती है कि चुनाव जल्द से जल्द, लेकिन बीजेपी चाहती है कि 25 में ही चुनाव हो जाए। मेरे पास एक और जानकारी है कि छठ तक तकरीबन 10 लाख वैकेंसी क्रिएट कर दी जाएगी और कहा जाएगा कि छात्र इसके लिए आवेदन भरें। दरअसल जो तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में जो 4-5 लाख नौकरियां दी गई, और तेजस्वी यादव ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे कि नौकरियां तेजस्वी यादव की वजह से दी गई है, तो उसके काट का रास्ता चुन लिया गया। वैसे नीतीश कुमार के तरफ से, उनके सरकार के तरफ से, उनके मंत्रियों के तरफ से, संगठन में प्रदेश अध्यक्षों की तरफ से या बीजेपी की तरफ से यह लगातार कहा जा रहा है कि नौकरी तो नीतीश कुमार द्वारा दिया गया है। यह 7 निश्चय 2 का हिस्सा था, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार चाहते हैं कि ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि हम जल्दी से जल्दी चुनाव लड़ें और एक बार भारी बहुमत से जीत करके आए। जब से 2020 में वो महज 43 सीटों पर जीत करके आए हैं, वो बहुत असहज महसूस करते हैं। इसलिए मेरी जो जानकारी है, छठ तक 10 लाख वैकेंसी निकाल दी जाएगी। तो ये बिहार वासियों के लिए, और खास तौर पर जो युवा हैं जो नौकरी की मांग करते हैं, आपको मैं बताऊं, लोकसभा चुनाव के दरमियान मैं घूम रहा था, कई युवा थे कटिंग अक्रॉस द कास्ट लाइंस। वो किसी भी जाति, अगड़ी, पिछड़ी, अति पिछड़ी, किसी भी जाति से थे, वो नौकरी और रोजगार की बात कर रहे थे। सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी भी थी। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता इस वजह से दिख भी रही थी। अगड़ी जाति में भी लोग कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में हम तेजस्वी यादव को वोट कर देंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव वैकेंसी तो निकालते हैं इसलिए। और मैंने उस तरह का वीडियो शूट भी किया था और दिखाया भी था अपने चैनल के जरिए। तो मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि उस नैरेटिव को तोड़ने का नीतीश सरकार भरपूर प्रयास करेगी और छठ तक तकरीबन 10 लाख वैकेंसी बिहार वासियों के लिए सामने होगा। तो समझिए कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर के जल्दी में है। और ये जो जेपी गंगा पथ है, इसके बन जाने से, जल्दी बनाने की बात कह रहे हैं इंजीनियर से कि आप जल्दी बनाइए, उससे एक बड़ी बात यह होगी कि पटना सिटी का जाम खत्म हो जाएगा। NH30 पर दीघा से राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या NH30 पर पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। तो समझिए कि इससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। और इसलिए नीतीश कुमार, जो कि इन दिनों कई बार इस बात को लेकर के चर्चा में रहे हैं कि वो पैर छू लेते हैं या पैर छूने की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा कि जब एनडीए की मीटिंग हो रही थी और प्रधानमंत्री मौजूद थे, फिर उनको नेता चुना जाना था, तब भी ये कोशिश नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। और 1-2 वीडियो और भी हैं, कई बार इस चीज को लेकर के चर्चा भी होती रही है। लेकिन नीतीश कुमार की मंशा ये थी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इंजीनियर साहब, आप इस काम को जल्दी से जल्दी समाप्त करिए, जिससे कि पटना सिटी के जाम की समस्या खत्म हो जाए और दीघा से राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 30 पर पहुंचना आसान हो जाए। अब नीतीश कुमार की ये बात सुन करके जो पुल निर्माण एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर चौंक गए। और सिर्फ वही नहीं चौंके, वहां पर मौजूद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी थे, वो शॉक्ड रह गए। सम्राट चौधरी भी शॉक्ड रह गए और तमाम बड़े नेता शॉक्ड रह गए कि ये कर क्या रहे। और इंजीनियर ने कहा कि अरे ऐसा मत करिए, इसकी जरूरत क्या है। तो समझिए नीतीश कुमार दरअसल चाहते हैं कि हर हाल में जल्दी से जल्दी काम हो, और जल्दी से जल्दी काम हो तो एक सही मैसेज जनता के बीच में जा सके कि किस तरह से नीतीश कुमार जनता के कॉज के लिए समर्पित हैं। जहां तक नौकरी का सवाल है, तो मैंने आपको बताया, मेरे पास यह पुख्ता जानकारी है कि छठ तक तकरीबन 10 लाख वैकेंसी निकाली जाएगी। एग्जाम्स में थोड़ा समय जो लगे, लेकिन वैकेंसी 10 लाख निकाली जाएगी। अब आप समझ लीजिए कि 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी और उसका क्रेडिट नीतीश कुमार खुद लेना चाहते हैं।
एनडीए सरकार अपने ऊपर लेना चाहती है, तेजस्वी यादव के उस नैरेटिव को तोड़ना चाहती है, जिस नैरेटिव के जरिए तेजस्वी यादव ये लोगों के बीच पैगाम पहुंचाने में कामयाब रहे हैं कि नौकरी तेजस्वी यादव की वजह से 17 महीने के कार्यकाल में लोगों को मिली है, बिहार के लोगों को मिली है। तेजस्वी यादव ये भी कहते हुए सुने जाते हैं, अभी आपको बेहतर मालूम होगा कि रुपौली में उपचुनाव है और वहां की सभा में तेजस्वी यादव जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना हमने कराया और सरकार कोर्ट में हार गई, क्योंकि सरकार जो एनडीए की सरकार है वो जातीय जनगणना नहीं चाहती थी। लेकिन हमारी मंशा थी कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस लिहाज से हमने जातीय जनगणना कराया और रिजर्वेशन उस हिसाब से लागू कर दिया। लेकिन कोर्ट में यह सरकार हार जाती है, अपने लिए पैरवी ढंग से कर नहीं पाती है। इस सरकार की मंशा पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया। लेकिन यह बेहद एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था और जातीय जनगणना का क्रेडिट तेजस्वी यादव अपने सर पर बांधना चाहते थे। अब आप समझिए कि इस तरह की जो बातें चल रही है और जो नैरेटिव जनता के बीच में सेट हो गया है, उसको तोड़ने के लिए बहुत सारा प्रयास एनडीए के द्वारा किया जाएगा। नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, उसको भी दूर किया जाएगा। डेवलपमेंट मतलब नीतीश कुमार, उसको पुख्ता तौर पर इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि ये 18-19 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको दूर किया जा सके और उसको दूर करने के बाद ये एनडीए सरकार लोगों के बीच में जाए और कहे कि देखिए, पिछले 19 सालों से जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार बिहार के लोगों के लिए मेहनत करते रहे हैं, प्रयास करते रहे, काम करते रहे, वो नीतीश कुमार का जारी रहा है। इसलिए हम देखिए कि ये पटना सिटी में जाम रहता था, हमने पुल बना दिया। NH-30 पे पहुंचना मुश्किल था, बहुत आसान कर दिया। हमने इतनी नौकरियां दे दी। तो इस मंशा से नीतीश कुमार इतने आतुर दिखाई पड़ते हैं कि कई बार प्रोजेक्ट इंजीनियर को भी कहने लगते हैं कि मैं आपका पैर छू लेता हूं, आप जल्दी से काम कर दीजिए। ये इन दिनों नीतीश कुमार का स्टाइल दिखा है कई बार, जिसको लेकर के बहुत तरह की बातें भी होती रही हैं कि क्या नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, सही हैं। बहुत तरह की कयासबाजी भी चल रही है, वजह जो भी हो। लेकिन इतना बहुत साफ दिखता है कि चुनाव जल्द से जल्द हो, ये नीतीश कुमार चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इससे भाग रही है। नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं कि आरजेडी के नैरेटिव को तोड़ करके ही जनता के बीच में जाया जा सकता है। इसलिए डेवलपमेंट हो, नौकरी का मसला हो, उन तमाम वादों पर पूरे तरीके से खड़े उतर करके नीतीश कुमार एक फिर से विकास पुरुष के तौर पर जनता का सामना करना चाहते हैं और उसी कवायद में आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कई बार ऐसी हरकत कर जाते हैं। बिल्कुल, तो साफ तौर पर नीतीश कुमार का यहाँ पर पैर छूने की बात कहना वैसा नहीं था जैसा नरेंद्र मोदी के साथ वाकया हुआ था जब उन्होंने पैर छूने का प्रयास किया था। यहाँ वो एक तरीके से तंज या दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे प्रोजेक्ट इंजीनियर पर कि जल्दी से जल्दी काम कर दिया जाए, ताकि वो जनता के बीच मैसेज देने में कामयाब रहें कि हाँ, वो जनता की फिक्र कर रहे हैं और जो उनकी विकास पुरुष वाली छवि को जो थोड़ा सा डेंट लगा है उसको ठीक कर सकें, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी होने हैं, बिहार की किस्मत तय होनी है। तो लगातार हमारी बिहार के राजनीतिक अपडेट्स पर नज़र बनी रहेगी और आप तक यूँ ही हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।